Yes, Yeah, sure. It's being I'm recorded. recording. I'm Done. recording. Yeah. Thank you, Vishal. That's Yes. a very good Thank point. you. Thank you for putting it up. Yeah, we'll do it from the next time as well. यस तो मैं ये क्या कह रहा था कि आपने किस तरह से उसे डॉक्यूमेंट किया, किस पर डॉक्यूमेंट किया, दैट बिकम्स अ नॉलेज प्रोडक्ट। जो आपने बताया, आप रिपोर्ट बनाते हैं, रिसर्च आइटम बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं। अब उन्हें लिखने के लिए नॉलेज मैनेजमेंट भले ही बहुत वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बट उसका मेजर चंक राइटिंग होता है। अब वो आप कैसे लिखते हैं, आप क्या क्वालिटी अश्योर करते हैं, वो भी इक्वली जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, कि जिसे अगर हिंदी में मैं उसका ट्रांसलेशन करूं, दैट वुड टर्म एज गुणवत्ता आश्वासन। क्यों जो जिस तरह से आप लिख रहे हैं, क्यों उसमें सफाई होनी चाहिए और कैसे सफाई होनी चाहिए, इसमें बात करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो क्वालिटी एश्योरेंस का है, इज आप सभी जानते हैं कि राइटिंग एक बहुत ही एसेंशियल जॉब स्किल है। सम ग्रेट राइटिंग स्किल्स आपको अपना मैसेज किसी दूसरे स्टेक होल्डर या किसी दूसरी पार्टी की ओर अपना मैसेज प्रिसिजन और करेक्टनेस के साथ आप दे सकते हैं अच्छी राइटिंग स्किल्स के जरिए। और ये भी है कि आपने ये भी देखा होगा, आप जिस तरह से लिखते हैं, जो आपकी लिखावट है, उसके वो एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके जिसके ऊपर दूसरे आपके काम को, आपकी लर्निंग को, आपके इंटेलेक्ट को जज करते हैं। दिस इज व्हाई आई थिंक गुड राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कंसिस्टेंट यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी। आप कंसिस्टेंट एक ही शब्द को एक ही शब्द जिसका अर्थ एक ही है, उसे बार बार किसी दूसरे पर्यायवाची यूज करना रीडर के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। और इवन जो लिख रहा होता है उसके लिए भी, ताकि वो एक ही शब्द को कैसे बार बार डिफरेंट तरीके से करें। सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप जिस राइटिंग स्टाइल में लिख रहे हैं, जो भी आपके लिखावट का तरीका है, तो आप ज्यादा बैक एंड फोर्थ स्विच ना करें। एक स्टाइल अगर आपके पास है तो उसे पूरे डॉक्यूमेंट में यूनिफॉर्म तरीके से उसे फॉलो करें। यस, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी। आप ये सब भी जानते हैं कि यूनिसेफ के साथ एक ब्रांड नेम भी एसोसिएटेड है, विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू इट। अगर लोग यूनिसेफ की प्रोडक्ट के सर्विसेज को देखते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं दैट इट्स ऑफ अ टॉप नॉच क्वालिटी। सो दिस इज व्हाई good writing will help you in building the brand of the organization you work in. And also I would like to reinforce कि हम सब वॉश एक्सपर्ट्स तो हैं ही सबसे, पर उससे पहले हम यूनिसेफ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि हमारे लिए, जो हमें ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे पेपर पर कैसे ट्रांसलेट करें और उसे अपनी ऑडियंसेस के लिए कैसे डिसाइड करें। क्योंकि यही यही डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि हम जो अब काम कर रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आई होप यू understood why quality assurance is important and why good writing is hold supreme importance, right? So as we move on, okay, now another Mentimeter time. Swati, are you on board? आपको हम एक Mentimeter पोल देंगे जैसे अभी दिया था, जिसमें सेम कोड रहेगा। उसमें आप अपने आप को 1 से 10 के बीच में नापें कि आप कैसे अपने राइटिंग स्किल्स को 1 से 10 के बीच में नापें। क्या आप अच्छे राइटर हैं, बुरे राइटर हैं? 1 कहलाएगा कि आप बिल्कुल अच्छे राइटर नहीं हैं, जो कि कोई बात नहीं, हम उस पर काम करेंगे। और 10 कहलाएगा कि आप बहुत ही अच्छे कमाल के राइटर हैं। तो 1 से 10 के बीच में अपने आप को मार्क्स दीजिए। और ये भी बताइए हमें कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट, किसी नॉलेज प्रोडक्ट को देखते हैं, आपको उसमें यूजुअली क्या कमियां दिखाई देती हैं और क्या इश्यूज दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में भी बात कीजिए प्लीज। Yes, we will have 2 minutes for this. So very quickly I would request कि Mentimeter पर जाइए प्लीज। अगर Mentimeter पे नहीं जा सकते, आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग के पास कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दें। नहीं कर सकते तो प्लीज बोल दीजिए, आई विल टेल इट टू एवरीवन प्लीज। बट प्लीज कोशिश कीजिए कि Mentimeter पे जाइए। थैंक यू।
Oh, great. People are really scoring well in terms of Very good. differentiating between outputs and outcomes. We have a section on this. I'll ask the person who was given themselves 7 marks. Yes. More than 7. The average is, yeah. There's one person who gave themselves 8 and 9, which is very good. We're very happy to hear that. And also एक बात और निकल कर आ रही है कि people are finding difficulties in writing technical reports, okay? तो इसलिए लोगों ने अपने आप को कम नापा है इस पे, which we can work on, and I will surely address this during this workshop. Writing a case study, okay? People are finding this somewhat in the middle, 5.3. Yes, 7 responses. Any more? Pramod said 2. Okay, no worries. We'll work on it. I hope after this workshop you can graduate up to like 7 or 8. Good, good. Awesome. We hit 10 responses. That's a new milestone. Okay, 2, 2, and a 6 on average. Okay. 2. I mean, 2 is very, no. You guys are better than 2s. I mean, 2 is kind of good for us. It makes sure that this workshop is important, right? That's true. Our effectiveness goes higher. That's true. All right. I think given that 10 is the highest we've hit, I'm happy to move on from here. But it does seem that, writing is perhaps, it seems like you guys are technically very much experts in WASH, which is why you're consultants with UNICEF. You're working with us because you are technical experts. But just because you have a technical expertise in WASH or nutrition or health, that is a different skill set from writing. Writing, you need to practice on its own. So I can see the difference between you knowing what WASH is and how to do programming, and then knowing how to write about it. So we're here to help you learn how to write about it. So that's great, and I think it's a great way to. एक बात मैं स्पेसिफाई कर दूं, अगर आप ये सोचकर अपने आप को मार्क्स दे रहे हैं कि आप इंग्लिश राइटिंग में कैसे हैं, वो भी ठीक है, बट आपने आपको इसमें भी मार्क्स दे सकते थे कि आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, बिकॉज उस पर भी हम बात करेंगे. वी हैव अ एक्सरसाइज जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज पर भी एक एक्सरसाइज जरूर करेंगे. ओके, and I think we are done. Swati should move on. Yes, please. Back to your slideshow. Yeah. Yes, cool. Okay, again, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसके अंदर मैंने आप सबको कहा था कि एक स्टोरी आप पढ़िए, और क्या सबको मौका मिला वो स्टोरी पढ़ने का? वो छत्तीसगढ़ से थी, काफी अच्छी स्टोरी लिखी थी, जिसका मैं अगर सार बताऊं तो उसमें ये था कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोविड-19 के बचाव में काम कर रहे हैं. तो अगर आपको पढ़ने को आई थी तो प्लीज आप उसमें आप उसके बताएं कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या आपके लिए स्टैंड आउट किया उस स्टोरी में, कुछ बुरा भी लगा, कुछ समझ नहीं आया तो ये भी प्लीज बताएं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Yes, please open your mic. Please unmute your mics and you're allowed to speak. Please. अगर कोई नहीं बोलेगा, I will call out names if Shweta permits. Okay, Raghav. Yes. Yes. Most of the हमारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे जो हैं वो फील्ड पे काम करते हैं. हाँ जी. वो ज्यादातर लोग हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं. इवन जो हमें भी वो केस स्टडीज या कुछ लिख के भेजते हैं ना, ओके, वो हिंदी में भेजते हैं. उनके उस हिंदी लिखने में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, वो क्या चीज कैप्चर करें, बिकॉज ये लोग बहुत सारे डिफिकल्ट जगह पे काम करते हैं जहाँ पे इनके सामने हर जगह स्टोरीज होती हैं. ओके. तो अगर उसको ये किसी तरह से कैप्चर कर सके, बिकॉज हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे कि बहुत इंग्लिश में हमें लिख के देंगे और फिर हम लोग उसको वो करेंगे. जरूर. I understand what you're trying to say, Vishal. It's just that जब हम आगे वर्कशॉप में चलेंगे तो हम इसके बाद. Yes, yes sir. You want to say something? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नारायणपुर से हूँ. हाँ जी. हाँ जी, वो ही हम लोग क्या है हिंदी रीजन में, मतलब बस्तर में है, तो हिंदी में स्टोरियां अगर आप भेजेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, आप हिंदी में मैं आपको अगर हिंदी अभी एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर में एक एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें मैं आपको दोनों एक बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश में और एक हिंदी में एक स्टोरी भेजूंगा, उसे आप पढ़ेंगे. ठीक है, मैं उसे अपने स्क्रीन पे भी लगा दूंगा. ओके.
तब आप पढ़ सकते हैं. Okay, title is too long and not very catchy. Okay, someone has said that. Mr. Ajay. Mr. Ajay, could you suggest a smaller and a tighter title? सर इसको इस तरीके से अगर हिंदी में लिखना होता तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि कोविड को लेकर स्वयं सहायता समूहों की अभिनव पहल, मतलब इनोवेटिव. कोविड को लेकर क्या, दोबारा बोलेंगे प्लीज? कोविड को लेकर एसएचजी की अभिनव पहल, तो वो बड़ा Okay, थोड़ा catchy great. भी लगता था. मतलब इनोवेटिव अप्रोच फॉर कोविड बाय एसएचजी, इस तरीके का कुछ टाइटल देते. टाइटल बहुत लंबा हो रहा है सर इसका. Okay, we noted. Anyone else जिसको टाइटल या स्टोरी में कुछ कमी लगे? अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक छोटा सा मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप उससे भी देख सकते हैं कि कुछ आपको ठीक लगा है, नहीं लगा. एनीवे, वी हैव 1 more minute. अगर आप नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आगे मैं हिंदी स्टोरी भेज दूंगा आपको. Actually, this case study is very good, but what I find, it is very technical. The word you use the word is technical is not for very simple person to understand most of the things, like Okay. communication approach and challenges. Some words are very technical and not easy to understand by common people. Yeah. ओके, ग्रेट. सो दैट मीन्स आशीष ने एक अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जब भी आप लिखें, आप ये भी जरूर नोटिस करें कि आपकी ऑडियंस कौन होगी, कौन आपको पढ़ रहा होगा. ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करेंगे जो रीडर को चैलेंज करेंगे. सो आशीष, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या टेक्निकल लगा इसमें? आई मीन, यू आर अ वॉश एक्सपर्ट. The title, risk communication approach. It is not very easy to understand by many people who are working on ground. It is very technical things, risk communication approach, right? Okay. And the other In thing English, yeah, please go ahead. Also I found the length of the sentence is very long, and it is sometimes a sentence is a paragraph, so it is also not very easy for audience to read properly and get understand. ओके, सो ये जो दो चीजें आशीष ने बोली हैं कि आप वाक्यों को, सेंटेंसेस को बहुत लॉन्ग रखते हैं, उससे डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जो जार्गन्स होते हैं, जो किसी दूसरे को, जो वॉश से ना हो या कोई जनरल ऑडियंस से हो, उसे समझ में ना आए. इन दोनों पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे. तो आई एम ग्लैड आपने ये 2 पॉइंट्स रेस करे. सो ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है, वी विल डू अनदर एक्सरसाइज. ओके, हाउ टू बिल्ड अ केस स्टडी. आप सब छत्तीसगढ़ के. यस प्लीज सर. Actually, from this case study, I found that there is some lacuna in it. We have to communicate one message to community. So, what the message is going to community from this study? There is some one line to be added in last of the article study. So, आप ये कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज जा रहा है इससे? हाँ, मैसेज जा रहा है. हाँ, तो कम्युनिटी ये केस स्टडी को लेके क्या फायदा उनको मिलेगा, क्या उसको आउटपुट जैसे मिलेगा, कुछ फाइंडिंग्स जैसे तब क्या. आई सी. नाउ आपने एक और पॉइंट रेस करा जो आशीष जी ने कहा था कि ऑडियंस कौन है. मैं आपको बता दूं, ये इसकी ऑडियंस यूनिसेफ स्टाफ मेंबर्स हैं. इसकी ऑडियंस ये जो कम्युनिटी नहीं है. तो इसलिए अगर कोई, मैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर बना रहा होता, कोई उनके लिए कोई आईसी मटेरियल बना रहा होता, तब वो मैसेज कम्युनिटी तक जाता. ये एक स्टोरी है जिसके जो पाठक हैं वो सिर्फ यूनिसेफ में काम करते हैं. तो उनके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई मैसेज पहुंचाना है. उनके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो इस कम्युनिटी में हुआ उसको कैसे दर्शाया जाए. You know what I mean? Is that making sense? I think target group is here is only SHG, self-help group. It may. So you're right. The target group is SHG. The beneficiary is SHG. But who's the reader? Will the SHG read this? Leader. Or will, let's say, Shweta or Biraja would read this? Again, audience, that's we're going to talk about. आप जिसके लिए लिख रहे हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, you need to know your audience, and we will talk about it in the next slide.
एंड हियर आई मूव ऑन. ओके, आप केस स्टडी कैसे लिखते हैं? कोई आप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए आप किसी एक पंचायत या किसी एक ब्लॉक में गए, अपने आप को एक पत्रकार समझिए. अपने आप को पत्रकार जो होता है वो अपने साथ कुछ सवाल लेकर जाता है कि मुझे क्या किन किन बातों पे रिपोर्ट करना है. मान उदाहरण के लिए आप नारायणपुर में हैं, आप एक पत्रकार बनकर आप नारायणपुर में गए और आपने ये देखा कि अच्छा कि यहाँ से रिपोर्ट है कि नारायणपुर ओडीएफ हो गया है, अब मुझे इसके बारे में लिखना है. तो क्या आपके पास पहले से ही क्वेश्चंस होने चाहिए दैट विल हेल्प यू जो एक अच्छी केस स्टडी बनाने के लिए, विच कैन बी कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है. ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ सवाल लिखे हैं जिसके अगर आप आंसर सही से दें और इनको सही से एक स्ट्रीम करें, सही तरह से पिरो दें, वो आपको एक केस स्टडी बना के देगा. व्हाट इज द सिचुएशन इन नारायणपुर? क्या सिचुएशन है? पहले ओडीएफ था, नहीं था? क्या ओपन डेफिकेशन रेट क्या है? इसकी क्या सिचुएशन है दूसरे पंचायत या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन? लेट्स से भिलाई के कंपैरिजन में नारायणपुर क्यों आगे चल रहा है? क्या ऑप्शंस हैं? क्या उन्होंने ऐसा किया जिससे ये अचीवमेंट हो गया? और क्या उनके प्रोसीजर रहा है? इनका फर्स्ट स्टेप क्या रहा? सबसे पहले क्या किया उन्होंने ओडीएफ बनने के लिए? क्या उन्होंने टॉयलेट बनाया या शुरू से ही बिहेवियर चेंज एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया? आगे स्टेप क्या होने वाला है? जो नारायणपुर का सक्सेस है वो आगे कहाँ ट्रांसलेट होगा? वो क्या दंतेवाड़ा में जाएगा? वो क्या भिलाई में जाएगा? क्या रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा? उसे हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? सो दीज आर, तो लाइक आई सेड, अपने आप को एक पत्रकार सोचिए और जो भी आप डॉक्यूमेंट करने जाएं अपने अपने साथ में एक क्वेश्चन बैंक जरूर बना लें कि मुझे ये पूछना है और इन सब को मिलाकर इनका मिश्रण करके मुझे कैसे एक केस स्टडी मिलेगी. ओके, नेक्स्ट. While you draft a case study, जब आप लिख रहे हो, अब हम जो बात करेंगे वो होगा एक्सटेंसिवली राइटिंग स्टाइल के बारे में. आप कैसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपने आप को म्यूट कर लें और जब भी मैं सवाल पूछूं तभी अनम्यूट करें अपने आप को. थैंक यू. और एक मैं और डिस्क्लेमर दे दूं जो मैं पहले देना भूल गया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है. अगर मैं कॉल से ड्रॉप हो जाऊं, अगर कॉल से चले जाऊं, ये मत सोचिएगा कि मैं गायब हो गया. मैं यहीं पर हूं, मैं फोन से कनेक्टेड हूं अपने, और आपको मेरी आवाज सुनाई देती रहेगी और मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा. सो डोंट थिंक आई हैव डिसअपीयर्ड. ओके, सो ओके, व्हाइल यू ड्राफ्ट a case study, what are the things that you keep in mind? केस स्टडी को ड्राफ्ट करते टाइम आप किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? सबसे पहले, गेट टू द पॉइंट फास्टर. आजकल हम सब एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जी रहे हैं जहां पर लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादा पढ़ने का. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप जब भी लिखें, जब भी लिखने की शुरुआत करें, जल्द से जल्द पॉइंट पर आए. किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर ये लिख रहे हैं कि नारायणपुर ओडीएफ हो गया है तो वहीं से शुरुआत करें. ज्यादा बैकग्राउंड मत दें, नारायणपुर की हिस्ट्री में मत जाए. गेट टू द पॉइंट वेरी फास्ट. इसका ये मतलब भी है कि सेंटेंस जो आपका वाक्य होना चाहिए उसमें अननेसेसरी कोई शब्द ना हो, अननेसेसरी कोई पैराग्राफ ना हो. जैसे आशीष ने कहा कि उन्हें जो हमें लास्ट स्टोरी में कुछ चीजें ऐसी लगी जो शायद अननेसेसरी थी, जो सेंटेंस को बढ़ा रही थी, वो नहीं होनी चाहिए. नाउ ये आप में ये स्किल भी होना चाहिए कि लंबे सेंटेंसेस ना लिख के छोटे सेंटेंसेस लिखें. और मेरी माने तो लंबे सेंटेंसेस लिखना ज्यादा आसान है, बट छोटे सेंटेंसेस लिखना बहुत मुश्किल है, और असली स्किल वही है. सो ऑल्सो आप ये भी देखें कि इफ यू वांट टू, अगर आप कुछ लिख रहे हैं जो आप ये चाहते हैं कि किसी और को एजुकेट करे या किसी और को इन्फ्लुएंस करे, गेटिंग टू द पॉइंट, बिल्कुल बात पर सीधा आना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. सो यस, another thing that I think Ashish ji again brought it up is that he wanted कि जो इनकी हेडलाइन हो या टाइटल हो वो हमेशा कैची हो. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सबसे पहले जो आपकी नजर को आकर्षित करता है वो होता है उसकी हेडलाइन, उसका टाइटल. सो मेक श्योर करें कि अगर जो आपका जो टाइटल हो सबसे ज्यादा कैची हो और सारी स्टोरी को एक का संदर्भ भी बता दे. सो या, and know your audience. Again, some very relevant questions that you people have asked. आपकी audience कौन है? अगर आप ओके, जब भी आप कुछ लिख रहे हो, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी भाषा में, तो अगर आप ये सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि मेरी ऑडियंस कौन है, इसे कौन पढ़ेगा, ये कहाँ जाएगा, ट्रस्ट में
30% ऑफ योर प्रॉब्लम गेट सॉल्व देयर। 30% आपकी प्रॉब्लम वहीं चली जाती है, क्योंकि आप ये नैरो डाउन कर लेते हैं कि मेरा पाठक, मेरे काम का पाठक कौन होगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप एज सिंपल एज राइटिंग एन ईमेल, जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं, चाहे अपने फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को, तो एक बहुत ही इनफॉर्मल टोन अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी हैव अ लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद दैट पर्सन। ऑल्सो आप ये भी नोट करें, जब आप किसी ऑफिशियल पर्सन को लिखें, या यूनिसेफ, आप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के भी काफी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप यूनिसेफ को कोई ईमेल लिखें, मेक श्योर टू अडॉप्ट अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, because yeah, that's very important, and you have to know your audience before you begin to write. मैं again ये दोबारा से बता रहा हूँ, स्पेल आउट टेक्निकल टर्म्स। ओके, पता नहीं आपने नोटिस करी है कि नहीं, पिछली स्टोरीज में काफी टेक्निकल टर्म्स भी थी। तो अगर कोई मान लीजिए न्यूट्रिशन या एजुकेशन सेक्शन से, या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेक्शन से, या फिर कोई जनरल ऑडियंस भी खोल के देख ले, उसे नहीं पता कि RCCE क्या होता है, उसे नहीं पता कि SBM क्या होता है, उसे नहीं पता कि JJM क्या होता है, तो इसलिए ज्यादा रीडर की नॉलेज को चैलेंज मत करें, एग्जैक्टली उसी टाइम बता दें कि क्या होता है। अगर आप SBM लिख रहे हैं तो उसे स्पेल आउट करके लिखें, स्वच्छ भारत मिशन। JJM लिख रहे हैं, जल जीवन मिशन, उसे पूरा स्पेसिफाई करके लिखें, ताकि पाठक को दिक्कत ना हो समझने में। अवॉइड रन ऑन सेंटेंसेस। जितने सेंटेंसेस लंबे होंगे, पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कि जो रीडर होगा वो उसमें गुम हो जाएगा। अगर मेरा ये हैक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कि आप कोशिश करें कि आपका सेंटेंस 2 लाइनों से ज्यादा ना हो। अगर 2 लाइनों से ज्यादा जा रहा हो तो बीच में फुल स्टॉप लगाएं और उन सेंटेंस को 2 से 3 पार्ट्स में तोड़ दें। ट्रस्ट मी, आप सेंटेंसेस को जब छोटे में लिखते हैं, समझना उतना ही आसान हो जाता है। तो सेंटेंसेस कोशिश करें कि बिल्कुल छोटे होने चाहिए। आमतौर पर जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे में एक अर्ज होती है कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ एक ही टाइम पे बतानी है। वही उसी का नतीजा है कि सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि सेंटेंसेस को कैसे छोटा बनाया जाए, कैसे इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल बनाया जाए रीडर के लिए। यस, यूज करेक्ट ग्रामर। जब भी कुछ शेयर करें, या यूनिसेफ ऑफिस के साथ या किसी के साथ भी, आप जरूर स्पेल चेक करें। MS वर्ड में स्पेल चेक का ऑप्शन है, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बार बार उसको यूज करें, और ग्रामर भी देखें। बिफोर सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट टू एनीवन, प्लीज डू गो थ्रू द ग्रामर एज वेल। कहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे व्याकरण की कहीं कमी है, उसे जरूर करेक्ट करके इसको भेजें। और आखिर में आपके लिए 5 पॉइंट मंत्रा ये है। पहले राइट, रिवाइज, एडिट, रीराइट एंड प्रूफ रीड। पहले उसको लिखें, फिर उसको रिवाइज करें, फिर उसे ठीक करें, फिर कोई कमी हो तो दोबारा लिखें, फिर उसे आखिर में भेजने से पहले, किसी को शेयर करने से पहले उसे प्रूफ रीड करें, क्या कोई गलती तो नहीं हो गई है। और जैसे मैंने कहा कि राइटिंग स्टाइल आपके दूसरे बंदे को आपके इंटेलेक्ट और आपकी लर्निंग के बारे में आपके राइटिंग स्टाइल से पता चलता है। एंड अगर आप यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कैसे राइटिंग स्टाइल से आप उसके ब्रांड को भी अफेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ भी बुरा लिखा हुआ अपनी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, दे विल हैव एन इम्प्रेशन दैट ओके, दैट not only the person doesn't know anything, but also the organization doesn't have a good hold over language. This should never be the case. You must proofread the documents before you send it to anyone. And as a global rule, practice makes everyone's perfect. Nobody is perfect. Even I'm not perfect. Nobody is perfect. We always practice, struggle with a blank screen, और बार बार practice करके ही हम लिखने की आदत अच्छे से डाल सकते हैं। Moving on, yes, it is time for some exercise. ना मुझे पता चला है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं 2 काम करूंगा। मैं एक स्टोरी लिंक चैट बॉक्स में भेज दूंगा। जो भी सब लैपटॉप से देख रहे हैं, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो स्टोरी लिंक को खोले और देखें। जो नहीं देख पा रहे हैं स्टोरी लिंक खोल के, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा 1 मिनट में, आप वो स्टोरी पढ़ सकते हैं। हम अब एक्सरसाइज करेंगे, आप सब वो स्टोरी पढ़ें और बताएं कि आपको उसमें क्या कमी लग रही है, क्या गलत लग रहा है। पहली स्टोरी इंग्लिश में होगी ताकि हम बैकग्राउंड सेट कर सके। जो दूसरी स्टोरी होगी वो आई प्रॉमिस हिंदी में होगी,
सो पहली स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या कमियां आपको लग रही हैं, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा. सो हियर इज द लिंक दैट आई एम शेयरिंग. चैट बॉक्स में एक लिंक आ गया होगा, गूगल लिंक. जिनके पास लैपटॉप्स हैं प्लीज खोल के देख लें. मैं अपना स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ. आई होप जिनके पास लैपटॉप है वो सब खोल पा रहे हैं. ये छोटी सी केस स्टडी है, आपको पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. हम 2 मिनट इस पर रहेंगे. मैं फटाफट स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. ये रही स्टोरी. आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. यस, वेरी गुड. सो दिस इज स्टोरी. ये स्टोरी आप अब इसके बाद आपकी बारी है बोलने की. मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, अब आपकी बारी है. अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या कमी नजर आए, और लिखावट के तरीके में क्या सही हो सकता है. ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वाले कॉलम्स को पढ़िए. आई होप स्क्रीन तो सबको दिख ही रहा होगा. Yes, Raghav. ओके, ग्रेट. यहाँ मैं बोलना चाह रही हूँ, ये जो यहाँ पर केस स्टडी सब में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, किसी भी चीज का मतलब फुल फॉर्म नहीं है. ओके, ग्रेट. मैं नो हुज दिस. अपना नाम बता सकते हैं प्लीज? फ्रॉम रायपुर. वॉश यूनिसेफ. अभी मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्वाइन की हूँ. हेलो, हाय. आप ये बोल रही हैं कि इसमें फुल फॉर्म नहीं है. ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? मैं नीचे करूं इसको? फुल फॉर्म के अलावा आपको क्या ऐसा दिख रहा है? फुल फॉर्म, ओके, दिस इज वन थिंग. इसके अलावा आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है? कोई लिखावट का तरीका है? कोई टेंसेस देखिए, इसमें ग्रामर देखिए, व्याकरण देखिए. हेलो राघव, वैभवी Yes. फ्रॉम रायपुर. हाय. ये जिस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में है, उसका ये स्पेल गलत है एक्चुअली. बस्तर एंड राजनांदगांव का स्पेल गलत है, एंड स्टेक होल्डर्स की भी स्पेल गलत है. तो वो स्पेलिंग एक्चुअली क्या है, वो इफेक्ट करता है जब भी आप रीड करते हो तो. और हमारे जो टारगेट ग्रुप है, हाँ जी. उसी में जब हम मेंशन कर रहे हैं कि ये दंतेवाड़ा, बस्तर एंड राजनांदगांव के लिए है, तो वहां पे ही उसका स्पेल गलत हो जा रहा है. Like, ओके, हाँ, सो हमारे पास या 2 पॉइंट आ गए हैं. एक है स्पेलिंग और एक है एब्रीविएशंस. और एक इन दोनों के अलावा और कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि क्या है? आई वांट 2 मोर रिस्पॉन्सेज एंड उसके बाद हम एक एक्सरसाइज एक और करेंगे. राघव जी, इसमें एक दो ऑब्जर्वेशंस मेरे हैं. यस प्लीज सर, प्लीज बोलिए. Yeah, I'm Ashish. Yes. I find this story is okay, but the
title of the story doesn't match with the content. Okay, right. So आप ये कह रहे हैं कि टाइटल और कंटेंट मैच नहीं कर रहा है. आशीष जी, आपकी माइक बहुत ब्रेक कर रहा है. कैन यू म्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक? हेलो. Any kind of introduction, neither the body is नहीं कर रहा है. Second, it has not no the yeah I'm doing it. Okay, I get that. So, hello. Yes, I understood. Yes, sir, I understood. Hello? I understood. Yes. Is it better? Hello. Yes, is it better now? Yes. Okay, so मेरे पास 3 points आए हैं. Yes, anyone? ये स्टोरी नहीं टेबल में एक करके चार्ट है, कुछ फ्लो चार्ट या ऐसे टाइप से लग रहा है, मतलब चार्ट बना हुआ है. ये स्टोरी टाइप से. Correct. Yeah. That's a very good point you've raised. The story has introduction part, neither the conclusion part. It is a kind of information only. Great. I mean, I'm so happy that आप जो सब points बोल रहे हैं उसके बारे में हम सब बात करने वाले हैं. So yeah, it's a plus point for me. अब okay, जो हमारे पास points आए हैं, आप सबने कहा है कि इसमें spelling mistakes हैं. Yes हैं. इसमें abbreviations नहीं है. इसमें abbreviations की full form नहीं है, which is true. आशीष जी ने एक बोला कि ये इसका जो टाइटल है ये स्टोरी के साथ मैच नहीं कर रहा है. याद है मैंने कंसिस्टेंसी की बात कही थी. जो आप कंसिस्टेंट रहें, आप यूनिफॉर्म रहें, आप कनेक्शन बनाने की हमेशा कोशिश करें. और एक पॉइंट आया कि ये स्टोरी फॉर्मेट में नहीं लग रहा है इनको. ये इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ देखा और एकदम से लिख दिया, कुछ स्क्रिबल कर दिया, कुछ बहुत ही फ्लो चार्ट टाइप लग रहा है. इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ नैरेटिव. एम आई करेक्ट? जो आप ये कहना चाह रही थी मैम? यस. ओके, ग्रेट. सो नाउ अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. इस एक्सरसाइज में मैंने इसी स्टोरी का एक भाग निकाल के लिख रखा है. उसको हम साथ में एडिट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि उसमें आपको क्या, एक बिल्कुल सटीकता से बताएंगे उसमें आपको क्या गलती लगी. उसी का मैंने एक पैराग्राफ निकाल के मैंने रखा है. मैं और एक बात और, माना ये इंग्लिश में है, पर जो भी ग्रामर के रूल्स और स्पेलिंग के रूल्स मैं बताऊंगा वो हिंदी में भी अप्लाई होंगे. सो जिनको जो हिंदी में लिखते हैं वो भी प्लीज ध्यान से सुने, क्योंकि व्याकरण और स्पेलिंग और सेम रूल्स भी वहीं अप्लाई होंगे. सो या, आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन. ओके, अगेन आई विल गिव यू 2 more minutes. ये एक पैराग्राफ है आपके सामने. ये इसी स्टोरी की मैंने कुछ 2-3 लाइनें बाहर निकाल के रखी हैं. आपको सबको स्क्रीन पे दिख रही हैं. ये पढ़िए. आपको मैं 1 से 1.5 मिनट देता हूँ, इसको पढ़िए और मुझे बताइए इसमें क्या कमी है. क्या वो सेम है जो आपने पहले बताई थी? और कोशिश करिए आपने जो पहले सेम कमियां बोली थी, which is abbreviation, spelling, उसके अलावा कुछ पॉइंट आउट करें. हेलो राघव जी, अजय बोल रहा हूँ. यस सर. राघव जी, जो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में कि ये सेंटेंस जुड़े हुए ही नहीं है एक दूसरे से. ओके, सेंटेंस जुड़े हुए नहीं का क्या मतलब है आपका? बहुत लंबा सेंटेंस है. और जहाँ जैसे द जल मित्रा मोटिवेटेड 2 विलेजर्स, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है. जबकि जल मित्रा मोटिवेटेड विलेजर्स टू यूज प्रैक्टिस. मास्क के बाद सेंटेंस को तोड़ना चाहिए. उसके बाद फिर प्रैक्टिसिंग हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ये कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए. इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस में इसको जोड़ना था. इन्होंने एक लंबा कह दिया और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा.
So, आपने सबने देखा कि कैसे एक रीडर अगर एक सेंटेंस पढ़ता है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके जो पढ़ने का तरीका है, उसको कितना चैलेंज होता है अगर सेंटेंस गलत तरीके से लिखा हो, मैसेज भी कन्वे नहीं हो रहा है. हाँ. So anyone else would want to point out? Anyone else apart from? Yes, yes. Yes, please. में डबल एस होता है क्या? मैं थोड़ा सा किसमें मैम, किसमें? अवेयरनेस में? Mr. Ashish, your mic is not very good. You can type it in the chat box, please. बहुत echo कर रहा है. Missing of consistency. Yes, anyone else? Ma'am, you were saying something? Okay. Okay. Let me. आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे पूछ रहा था? Anyone? Yes, we have one more minute and we'll move on then. कोई और किसी को कमी लग रही है? Okay, then I have no responses. I'll move on. Okay, सबसे पहले ये जल मित्रा कौन है, ये कॉन्टेक्स्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कोई और ऑडियंस, अगेन रिमेंबर योर ऑडियंस, अगर कोई और पढ़ रहा है, कोई नॉन वॉश पर्सन पढ़ रहा है जो वॉश से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि जल मित्रा कौन है? तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है. ऑल्सो दूसरी बात, आप जल मित्रा एक हिंदी शब्द है जो आप एक इंग्लिश पैराग्राफ में यूज कर रहे हैं. कोशिश करें जब भी कोई हिंदी शब्द आप इंग्लिश नैरेटिव में यूज करें, जैसे वो जल मित्रा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, स्वच्छाग्रही हो गया, उसे इटैलिक्स में लिखें. जरूर उसे इटैलिक्स में लिखें. अगर उसका बीच में कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते तो उसे ब्रैकेट में उसको बताएं, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें. जैसे कि अगर मैंने स्वच्छाग्रही लिखा और लोगों को नहीं पता है स्वच्छाग्रही क्या होता है, तो ब्रैकेट में लिखा सैनिटेशन वॉलंटियर, तो वो अगर भी कोई ये हेडक्वार्टर से या कहीं से भी कोई पढ़ रहा होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि जल मित्रा कौन है, स्वच्छाग्रही कौन है? तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है. कि और स्पेशली मान लीजिए आपके यहाँ जो काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा काम हो रहा है, वो एक बाहर की ऑडियंस कैसे जान पाएगी अगर उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा? सो कॉन्टेक्स्ट देना, इंट्रोडक्शन देना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, अभी सर ने पॉइंट आउट किया कि वर्ब इसके गलत है. अगर पहले मोटिवेटेड आ रहा है तो सारे ही उसमें पैराग्राफ में पास्ट टेंस होना चाहिए. अगर मोटिवेट्स आ रहा है तो पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. इसका काल एक ही होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब. और कंसिस्टेंट क्रिया को अपने पैराग्राफ में फॉलो करें. प्लूरल नाउन्स, जहां पे भी एक से अनेक की बात हो रही है वहां पर आप प्लूरल कॉमन नाउन्स यूज करें. यूज फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर हैज और हैव का प्रयोग सही से करें. हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है. इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें. Another important thing another important issue that we have encountered is कि लोग जो होते हैं वो proper noun को capitalize ना करके common noun को capitalize कर देते हैं. For example, जो आपके जाति, I think उसको common noun को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, if I'm not wrong. या उनको आप कैपिटलाइज करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं क्वारंटीन. क्वारंटीन एक प्रॉपर नाउन नहीं है, एक प्रॉपर नाउन हिंदी या एक संज्ञा, एक बड़ी संज्ञा नहीं है, तो उसको आप छोटे में लिखें हमेशा. वो किसी क्वारंटीन किसी का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, किसी शहर का नाम नहीं है. एक ये कॉमन नाउन है, एक जातिवाचक संज्ञा है, आप इसे हमेशा छोटे में लिखें. जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जैसे किसी का नाम, जगह का नाम, उनको आप हमेशा कैपिटल में लिखें. जैसे एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर, वुमेन एट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये एक डिपार्टमेंट का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. इसको आप पूरे कैपिटल्स में लिखें. छत्तीसगढ़ को एक जगह का नाम है, इसे कैपिटल में लिखें हमेशा. फर्स्ट लेटर हमेशा इसका कैपिटल होना चाहिए. और आखिरी बात इस पैराग्राफ के बारे में, जो बहुत ही कॉमन इशू है हमारे यहाँ यूनिसेफ में, हैंड वॉशिंग को एक शब्द की तरह लिखा जाता है. हैंड और वॉशिंग अलग अलग शब्द नहीं है. तो आप ये भी नोट कर लें, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, इज वन वर्ड. और दूसरी बात, आजकल सब कोविड-19 पे बहुत लिख रहे हैं. सो कोविड-19 कैसे स्पेल किया जाता है? लोगों ने इस पैराग्राफ में 3 अलग अलग तरीके से कोविड स्पेल किया है. एक COVID-19,
COVID-19 C कोरोना। तो आप इन तीनों, लाइक आई सेड, कंसिस्टेंसी, एक ही शब्द का प्रयोग एक ही तरीके से करें। COVID-19 का सही लिखने का तरीका ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, COVID-19, कैपिटल COVID-19। तो आप ये कहीं आपकी कोई नोटबुक है कहीं है तो प्लीज लिख लें, ये बार बार ये एरर हमें देखने को मिलता है। COVID-19 हैंड वॉशिंग जो बहुत ज्यादा प्रचलन में आजकल शब्द है और हमारे हर पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसमें यूज होते हैं, तो उनको आप सही तरीके से लिखें। ओके, अगेन वी हैव अ सेकंड एक्सरसाइज फॉर यू। यस, ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है। यस, ये कहीं और से मुझे मिला है बट मुझे लगा कि ये आपके साथ डिस्कस करना उचित रहेगा। तो ये पैराग्राफ भी आप लिखें और इसमें आपको क्या कमी नजर आती है। मुझे एक रिस्पांस आया था कि सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं, और तो क्या इसमें आपको सेंटेंस लंबा लग रहा है, छोटा लग रहा है, क्या कमी लग रही है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप समझ में आ गए सेंटेंस तो प्लीज मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे नहीं आया। राघव, कुछ सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल मिसिंग है इसमें। पंक्चुएशंस, यस, पंक्चुएशंस एकदम मिसिंग है। एसबीएम शिफ्टेड विराम चिन्ह, इट्स फोकस फ्रॉम ISHN टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टू CSC कंस्ट्रक्शन। इन यदि होता तो बहुत क्लियर होता कि दलित हैबिटेट्स, कॉमा, विदाउट एनी प्रॉपर। उसके बाद फिर मिसिंग है कुछ, उसके बाद इन गरुआ ब्लॉक फॉर BC, मतलब कहीं से कहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं सेंटेंस। ये दिक्कत है, सेंटेंस छोटे हैं लेकिन मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है, ओके। तो इसका मतलब ये कि आपको समझ, मेरी तरह आपको भी समझ में नहीं आया, राइट, कि क्या लिखा जा रहा है इसमें। और कोई कहना चाह, आशीष के अलावा, आशीष और अजय सर के अलावा कोई और भी लोग आए प्लीज, जो रिस्पॉन्ड नहीं करें। श्वेता, यू वांट टू पॉइंट आउट पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी दे कैन कम इन, या फिर मैं नाम लेना शुरू करूंगा? इससे पहले आप प्लीज खुद ही आ जाएं। यस, वसुधा से कोई बोले ना, वसुधा से, सतीश जी। हाय विराजा, हाय। I joined back 10 minutes back. So प्लीज जो आप जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज बोले, उनको क्या समझ में, वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। सर इस केस में कि ये जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाइड होना चाहिए था, मतलब जी आप बोलिए मैडम। जस्टिफाइड होना चाहिए था, ओके। जस्टिफाइड से आपका क्या अर्थ है? सर मतलब जो पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन करते हैं ना सर, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो जो आगे लिखा हुआ है वो जस्टिफाई होना चाहिए था। गुड पॉइंट, प्रेजेंटेशन इज also very important, great. अनदर, लिखावट में क्या गलत लग रहा है? कुछ समझ, किसी को अगर ये पैराग्राफ समझ में आए तो प्लीज मुझे समझाए, रमेश, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा। जस्ट रमेश सतीश जी आप बोलिए। सर पूरे पॉइंट्स में से मैं जो देख पा रहा हूँ सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है, और ये बीच में कॉमा या फिर वो यूज होना चाहिए था। अगर ये वर्ड तो खैर समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना लंबा लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है, वो भी शुरू से आखिरी तक में एक ही यूज हुआ है। तो आपने ये देखा कि देखो विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस कितने छोटे होते हैं और कितना इम्पैक्ट करते हैं बंदे की, एक इंसान की रीडिंग एबिलिटीज को। सो यू ज्यादा से ज्यादा विराम चिन्ह का यूज करें, जहां जरूरी हो वहां करें। सो ठीक है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं इसके जवाब दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम, सॉरी, कैन यू ऑल हियर मी? हेलो, यस राघव, यस, आई विल कंटिन्यू, सॉरी। यस, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शंस, आप इसमें देख रहे हैं कितनी सारी अब्रीविएशंस यूज हुई है। IHHL, CSC, BC, COVID-19, ये क्या है? ये कोई नॉन वर्श अगर पर्सन पढ़ेगा तो उसे कभी समझ में नहीं आएगा। तो जरूर एक्सपैंड करें। CSC, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, उसे जरूर एक्सपैंड करें। सो इट्स इम्पोर्टेंट भी लिखें, उसे आप एक्सपैंड करें। यस, वॉच आउट फॉर रन ऑन सेंटेंसेस, ये बहुत लंबा सेंटेंस है। एक सेंटेंस में
6 लाइनों से बड़ा एक सेंटेंस है और ऐसा लग रहा है कि जो लिख रहा था वो सारी इंफॉर्मेशन उसने एक ही सेंटेंस में दे दी है, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। जो आप मान लीजिए आप वॉश एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो नहीं हूँ खैर, बट आप सब हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो दिस इज वेयर द चैलेंज लाइज। सो यस, आई हैव ट्राइड टू करेक्ट दिस, मैंने इसको सही करने की कोशिश करी है। अब इसको पढ़िए, अब मुझे बताइए अब समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, सर ने जैसे कहा था, मैंने विराम चिन्हों का यूज करा है, मैंने पंक्चुएशन का यूज करा है, फुल स्टॉप यूज करे हैं, 6 लाइनों के सेंटेंस को 3 में बना कोशिश करी है। और अब समझ आ रहा है क्या सर, जो कह रहे थे जिनको अर्थ से अनर्थ हो गया है? यस यस राघव, नाउ इट इज क्लियर। नाउ इट इज क्लियर। एक बात आप नोटिस करेंगे, मैंने दलित शब्द का यूज नहीं किया यहाँ पे, इसलिए नहीं किया बिकॉज लाइक आई सेड, ऑडियंस अगर मान लीजिए अगर आपकी ग्लोबल ऑडियंस है, वो ये पैराग्राफ को पढ़ रही है, उसे शायद नहीं पता होगा कि दलित के पीछे, दलित वर्ड के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या 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 बैकग्राउंड है उसका। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे मैंने वर्ड यूज किया है सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, एक बहुत ही जनरल टर्म यूज करा है। अगर आप दलित टर्म यूज करें तो उसे डी कैपिटल हमेशा रखें और ब्रैकेट में जरूर ये बताएं कि ये कौन है। लाइक पिछले वाले एग्जाम्पल में जल मित्रास कौन है, किसी को नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा पैराग्राफ में। सो उसके पीछे आप कॉन्टेक्स्ट जरूर दें। I hope this is understandable and we have one more exercise। मुझे विशाल कह रहे थे कि एक हिंदी में भी एक्सरसाइज करें, तो अब बारी है हिंदी की। आप सब मेरा स्क्रीन आप देखेंगे, एक हिंदी की एक स्टोरी देखेंगे। अब मुझसे अच्छा अब आप बताएंगे कि इसमें क्या लग रहा है, क्या कमी है, क्या इश्यू है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसका आप अगर आप पूरी, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, अगर आप पूरी ना पढ़ें, इसके पहले ही कुछ लाइनें पढ़ लें, पहला ही पैराग्राफ पढ़ लें और मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या लगा, क्या समझ में आया, हेडलाइन क्या लगी, हेडलाइन कैसी है। सर ऐसा तो नहीं हेडलाइन है में कि हमने, ऐसा तो नहीं है सर, आप इस पे भी बताइएगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जो कि जिसका कोई काम नहीं है, स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में भी बात कीजिएगा। हेडलाइन में नेत्रहीन जो है वो गलत लिखा हुआ है, उसमें छोटी की मात्रा यूज हुई है जहाँ बड़ी की मात्रा होनी थी। ओके, स्पेलिंग अगेन। मैं बस ये सोच रहा हूँ जो मैं कमी यहाँ इसमें देख पा रहा हूँ, क्या वो कोई कैप्चर कर सकता है, कोई पकड़ सकता है? सर हमें फोटोज किसी जो और लगी हैं वो प्रॉपर नहीं लगी हैं। अच्छा, हेलो, ओके, फोटोज के बारे में भी बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। यस, फोटो, एक पूरा सेशन हमारा फोटोग्राफ के ऊपर है। यस, आगे। यस, कुछ सर कोई और कह रहा था? मतलब टाइटल, हाँ सर मैं बोल रहा था सर कि जो क्या किसी को भी अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो उसको नेत्रहीन बोलने के अलावा ना उसको और एक अच्छा वर्ड भी दिया जा सकता है अगर आप टाइटल में उसको यूज कर रहे हैं। आप हिंदी में कुछ शब्द है जो नेत्रहीन के? दृष्टि बाधित, दिव्यांग या फिर ऐसा वेरी कुछ। गुड, वेरी, बोल चॉइस सकते ऑफ हैं आप। वर्ड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखा आपने? दृष्टि बाधित लिख दीजिए, ज्यादा मतलब कॉमनली एक्सेप्टेड वर्ड है वो। ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए, आप मुझे बताइए इसमें क्या आपको लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें इसमें ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, हमने इस बारे में बात करी है कि गेट टू द पॉइंट फास्टर। एनीवन जिन्होंने नहीं बोला है और जो हिंदी पढ़ लेते हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, प्लीज वो बोलें। Biraja, if you like to call out the names who haven't spoken, I mean they can speak now. ये कैरेक्टर जो है तो जो हिंदी, हंसदा, उनके बारे में कुछ ज्यादा ही बताया गया है कि वो कैसा जीवन यापन करेक्ट, करता है वगैरह वगैरह, जबकि फोकस जो है स्वच्छता पे होना। एब्सोल्युटली फोकस इस पे भी होना चाहिए कि यूनिसेफ ने क्या करा उसकी मदद करने के लिए, है ना, जो कि नहीं है स्टोरी हाँ में। जी जी जी। और कोई, वी हैव टाइम फॉर वन मोर रिस्पांस एंड देन वी मूव ऑन। कोई एक जो जिसने बोला नहीं है वही बोले। ये वसुधा से कोई बोले ना, शिल्पी, रामचरण, कोई भी बोलो आप।
बसंत। अगर आपका माइक नहीं काम कर रहा है तो चैट में लिख के भेज दीजिए। यस, वी हैव 30 more seconds। एक और जितना लग रहा है उतने पे चर्चा हो चुकी है। अच्छा ठीक है। मुझे ये जो कमी लगी, आप ये देख रहे हैं, किसी ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है इनके जीवन के बारे में जो शायद इसके लिए अप्रोप्रिएट ना हो। बट अगर आप ये देखें कि माना कि बैकग्राउंड देना इंपॉर्टेंट है, बट बैकग्राउंड इतना ज्यादा भी मत दे दीजिए कि वो 3/4 स्टोरी बन जाए। यू नो व्हाट आई मीन। आप ये उसकी पूरी फैमिली के बारे में बताया है कि वो क्या करता है, उसका बच्चा क्या करता है, उसको बाजार में क्या करता है, वो ये क्या करता है, बट उसको यूनिसेफ के द्वारा क्या समर्थन प्रदान किया गया इसके बारे में कहीं वर्णन ही नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये सेंटेंस देख रहे हैं सेकंड में, साथ ही लाउड स्पीकर, ये आप सब पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट करा है, साथ ही लाउड स्पीकर भाड़े पर देकर। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक, भाड़ा जैसा शब्द ये एक कलोकियल लैंग्वेज है, ये बोलचाल की भाषा है। जब भी आप लिख रहे हो कोशिश करें कि बोलचाल की भाषा ना यूज करें। ठीक है, किराए पर, एग्जैक्टली। तो आप ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है कि आप किसी भी कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मल केस स्टडी। इसका काम बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा और काफी लोग इसे पढ़ेंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कोलोकियल या बोलचाल की भाषा जो आप बोलते हैं वो सीधा ना लिख दें, फॉर्मल शब्दों का यूज करें। ओके, एंड यस, नाउ वी मूव ऑन। हेलो। यस सर। हेलो। यस प्लीज। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ रायपुर से। हाँ जी प्लीज। हेलो। आप इतना अच्छा क्या एकदम। इसमें जैसे एक लिखा है पालता है और उसे स्थानीय बाजार में बेचता है, उसमें स्थानीय में बड़ा मात्रा होगा। स्पेलिंग ओके। जैसे बेचता है के बाद पूर्ण विराम और अगला शब्द शुरू है तो पूर्ण विराम नहीं होगा वहाँ पे। बेचता है के बाद जैसे साथ ही पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हेलो। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मुझे पता है ये वर्कशॉप हमारी 1 बजे तक है, बट राजा इज इट ओके इफ यू कैन गो 10 minutes आफ्टर दैट? 1:10 1:50? ओके, मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा था ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, दिस के लिए यस ओके। लाइक आई सेड, नॉलेज मैनेजमेंट में मोर देन 80% काम डॉक्यूमेंटेशन का है, लिखने का है। सो हमारे पास यूनिसेफ दिल्ली में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टाइल बुक हो गया, चाहे वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी, अगर आपने केस स्टडी कोई लिखनी है उसे किस तरीके से लिखना है, किस फॉर्मेट से लिखना है, एक टेम्पलेट हो गया। अगर आप कहीं यूनिसेफ का लोगो यूज कर रहे हैं, लोगो कैसे यूज करें, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि इस कॉल के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और जब भी आप कुछ लिखें उनको जरूर रेफर करें। ये जो आप स्टाइल बुक देख रहे हैं इधर, ये स्टाइल बुक बहुत ज्यादा जरूरी है इन द सेंस कि आपको ये बताती है आप किस शब्द का प्रयोग करें, किसका ना करें। जो क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं वापस अपने हैंड वॉशिंग एग्जांपल पे जाऊंगा। हैंड वॉशिंग यूनिसेफ लिंगो में एक शब्द है, 2 शब्द नहीं है। कोविड-19 कैसे स्पेल किया जाता है, यूनिसेफ के आगे हमेशा द लगता है। कॉमन इश्यूज प्लीज अवॉइड करें। कैपिटलाइज रैंडम कॉमन नाउन्स को कैपिटलाइज ना करें। क्वारंटीन इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, उसको कैपिटल ना करें। अगर आप लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, ओनली देन इट विल बी इन कैपिटल। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट लिख रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि कैपिटल नहीं होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, द हमेशा द WHO लिखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लिखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन लिखते हैं। तो हमेशा आर्टिकल्स पे जरूर ध्यान दें। और मुझे एक ये किसी ने आपने कहा था कि टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखने में आपको दिक्कत होती है। वो शायद दिक्कत आपको इसलिए होती होगी क्योंकि आपको उसका फ्लो नहीं पता होगा। ये जो आप देख रहे हैं
कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का क्या फ्लो होना चाहिए, आप यही फ्लो को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। जिन्होंने भी मेंटीमीटर में कहा था कि क्या इंट्रोडक्शन होगा आपकी टेक्निकल रिपोर्ट का। मान लीजिए आप एक क्वारंटीन सेंटर को आप वॉश उसमें वॉश फैसिलिटीज लगा रहे हैं और उसकी आप एसओपी बना रहे हैं उदाहरण के लिए, तो क्या इंट्रोडक्शन होगा कि क्वारंटीन फैसिलिटीज कहाँ पर हैं, कैसी होती हैं, क्या कमी है, मेथडोलॉजी, आपने क्या करा, आपने यूनिसेफ का क्या यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर प्रोग्राम, अपने वॉश प्रोग्राम के जरिए उस क्वारंटीन फैसिलिटी को वॉश फैसिलिटीज से भरपूर किया, आपकी क्या इंटरवेंशन थी, क्या नतीजे निकल कर आए, क्या लेसन्स लर्न थे, डिस्कशन। सो दिस इज द फ्लो दैट you need to follow when you are writing a technical report or any report for that matter. Human interest story. अभी आपने एक नेत्रहीन व्यक्ति की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी पढ़ी, माना कि वो बहुत इनकम्प्लीट थी, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर थी, वो मी पर ही सिमट कर रह गई, वो उसका ये तात्पर्य नहीं निकल पाया कि उसमें यूनिसेफ का अस मतलब यूनिसेफ, उसमें यूनिसेफ का क्या रोल था और कॉल टू एक्शन क्या था, बाकी लोग इससे क्या सीख सकते हैं, क्या सीख कर क्या कर सकते हैं। सो आप सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी लिखें, सिर्फ मी पर ही सहमत ना रह जाएं, उससे आगे बढ़े, यूनिसेफ के बारे में बात करें, यूनिसेफ का क्या इंटरवेंशन था, उससे सीख कर बाकी लोगों ने क्या करा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फ्लो दैट यू फॉलो। Yes, okay, this I think is the most important slide. चेकलिस्ट फॉर सबमिशन। ये आप मेरी माने तो आप ये चेकलिस्ट मैं आपको सेपरेटली ये भेजूंगा, ये इसे प्रिंट करके अपने जो वर्क स्टेशंस के ऊपर लगा लें, एवरी वन ऑफ देम। ये दिस आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई भी केस स्टडी चाहे रिपोर्ट ही लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे खाने को बनाने के लिए एक सामग्री की जरूरत है, वैसे कि कुछ लिखने के लिए भी हमें सामग्री चाहिए। वो सामग्री क्या है, वो ये है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने नेत्रहीन व्यक्ति की कहानी पढ़ी, उसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड दे दिया था, तो थोड़ा कम रखें बैकग्राउंड। ऐसा भी ना हो कि जल मित्रा का बैकग्राउंड बिल्कुल ना हो, तो थोड़ा कम रखें, बट पूरा सटीक तरीके से बताएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जल मित्रा की स्टोरी की अगर हम बात करें तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे नहीं याद है कि कोई थी कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जल मित्रा। क्या वो वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्या वो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है जो डिस्ट्रिक्ट या जो ब्लॉक आपका फेस कर रहा है। यूनिसेफ रोल, कई लोग यही भूल जाते हैं कि यूनिसेफ ने क्या काम किया। आप सब यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, यूनिसेफ का रोल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है अपनी केस स्टडी में कि हाँ यूनिसेफ ने क्या काम किया, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कब, क्या, कहाँ, कैसे और किसने, ये 5 सवाल जरूर के जवाब जरूर होने चाहिए आपके नैरेटिव में। गवर्नमेंट ने कुछ सहारा दिया, पार्टनर्स ने सहारा दिया, क्या सहारा दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने नैरेटिव में होनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक आप में से किसी ने कहा था कि रिजल्ट्स के बारे में, हम नॉलेज प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हम रिजल्ट्स के ऊपर बनाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आउटपुट और आउटकम में क्या फर्क है। आपने अपने आप को बहुत अच्छी रेटिंग दी थी, इसकी 7 नंबर दिए थे कि वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम। I'd like to pose the question. The person who said he's really good in identifying output and outcome, would they like to speak? What is the difference between output and outcome? कोई बता सकता है कि output और outcome में क्या फर्क होता है? या आपने Mentimeter में question answer किया था? जल्दी से 30 seconds. What is the difference between output and outcome? इसकी highest rating थी Mentimeter आपके question में, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। जिसने भी आपने आपको 7 मार्क्स दिए थे 10 में से, वो बताए कि आउटपुट और आउटकम में क्या फर्क है। 30 seconds. All I will call out names. Ashish, anyone else? Yes, ma'am. कहना चाहूंगा Output is basically it is a quantitative numbers and all that, and outcome is the impact basically. Fantastic. I think you deserve 10 on 10 on this, not 7 on 10. आउटपुट जो होता है
वो शॉर्ट टर्म आप ये और उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, आपने लिखा राघव कि जल आपका शक्ति अभियान थोड़ा के ब्रेक हो अंतर्गत गया है। राघव जस्ट फॉर सम सेकंड यू गॉट डिस्कनेक्टेड। हेलो, इज इट ओके नाउ? हेलो हेलो, ओके, राघव मैं उदाहरण देता हूँ। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने 7,000 डैम खुदवाए। नाउ ये है आउटपुट कि आपने, जैसे आशीष ने कहा, क्वांटिटेटिव। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे क्या आउटकम आया कि क्या वाटर टेबल वहां की इंप्रूव हो गई, क्या वहां पे वाटर स्कैसिटी, जो पानी की कमी की इशू था, वो सॉल्व हुआ। वो इम्पैक्ट है, वो लॉन्ग टर्म हमेशा होता है। तो आप जब भी केस स्टडी या कुछ भी लिखें, आउटपुट और आउटकम के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। लेसन्स लर्न एंड वे फॉरवर्ड, आपने जो किया उससे क्या सीखा। नेत्रहीन व्यक्ति को आपने टॉयलेट प्रदान किया, उससे क्या सीख मिली, क्या ऐसा था जो आप सीखकर दूसरे विकलांग व्यक्ति को भी आप सैनिटेशन एक्सेस दे सकते हैं। लेसन्स लर्न क्या थे आपके, आगे चलकर क्या करेंगे। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट ओडीएफ हो गया, अब आगे जाके भिलाई को कैसे करना है, वेज फॉरवर्ड, आगे क्या प्लान है। कोट्स फ्रॉम बेनिफिशियरी, ओके, इंपॉर्टेंट। जब आप मान लीजिए, अगर आप इस नेत्रहीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको टॉयलेट प्रदान किया गया, अगर आप इससे भी कोट ले लें, इससे भी पूछ लें कि आपको कैसा लगा कि आपके साथ आपको सैनिटेशन एक्सेस मिला, तो ये जो होगा, ये आपकी टेक्निकल स्टोरी को एक ह्यूमन एंगल देगा हमेशा। बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बेनिफिशियरी हमारी इंटरवेंशन के बारे में क्या कहता है, दैट्स ऑल्सो अ नॉलेज इन इटसेल्फ। सो उसको भी आप डॉक्यूमेंट करें। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहती है जल मित्रा के ऊपर कि जल मित्रा ने ये साबित कर दिया दैट दे आर रियली इम्पोर्टेंट इन फैसिलिटेटिंग वाटर सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट, सो अगर ये कोई हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल और बेनिफिशियरी दोनों का ही कोट जरूर लेकर आए। So again, I will say this checklist is very important. मैं इसको सेपरेटली आपको भेजूंगा, आप इसका प्रिंट करके अपने वर्किंग टेबल्स पे लगा लें हमेशा, प्लीज। कन्वर्जेंस, ओके, कन्वर्जेंस का क्या अर्थ होता है, कोई मुझे बता सकता है? कन्वर्जेंस, यस, वन वर्ड फॉर कन्वर्जेंस। सर, अभी वैसे हिंदी वर्ड अभिसरण होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा हमारे सहभागियों द्वारा उठाया जाना। परफेक्ट सर, यू आर स्पॉट ऑन। एनीवन एल्स? कन्वर्जेंस का हमारे लिखने में क्या तात्पर्य होगा? जब हम लिख रहे हैं तो कन्वर्जेंस के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं? उदाहरण के लिए, आप वॉश इन आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि वॉश प्रोग्राम जो है ये अकेले कमरे में बैठ के साइलो में काम नहीं कर रहा है, ये बाकी सब प्रोग्राम्स के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कन्वर्जेंस इज। मान लीजिए आप आंगनवाड़ीज में काम कर रहे हैं, आप आंगनवाड़ीज में ग्रे वाटर के लिए काम कर रहे हैं, तो आंगनवाड़ीज में आपको ये स्कोप मिल जाता है कि आप न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करें, आप पोषण के बारे में भी बात करें। तो वॉश और पोषण कैसे साथ में मिलकर बच्चों के लिए साफ पानी का प्रोविजन कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस, आजकल आप देख रहे होंगे कि बाढ़ के जो इंसिडेंट्स हैं काफी बढ़ गए हैं, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स, अभी ओडिशा में और महाराष्ट्र में भी साइक्लोन आया, काफी इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं ड्रॉट्स के। सो कैसे आप कैसे पानी की कमी, क्लाइमेट रेजिलियंस को एड्रेस करिए, इसके बारे में भी आपको लिखने का मौका मिलता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये मुझे याद है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लूंगा मैं, कि मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ लाइफ स्किल्स के ऊपर बहुत काम कर रहा है, लड़कियों को माहवारी या मेंस्ट्रुएशन के ऊपर लाइफ स्किल्स के जरिए सिखा रहा है। जब अब आप बात करते हैं लाइफ स्किल्स की, आपके पास एक रूम बन जाता है कि आप एजुकेशन के बारे में भी बोलें। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंस। आप मान लीजिए एजुकेशन करिकुलम को कैसे लाइफ स्किल्स इंप्रूव करेगा। सो वॉश, हाउ विल वॉश गो ऑन टिल एजुकेशन, हाउ वॉश एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करेगा आप, या और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को अपने नैरेटिव की केंद्र बिंदु में रखें। एट द एंड ऑफ द डे यूनिसेफ एक राघव, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में
बच्चों का मेंशन, यस Yeah, if यस, you got, हेलो yeah, अभी clear है. Okay. हेलो। You got अगर disconnected for आपके some. आपके नैरेटिव में बच्चों का मेंशन नहीं होगा तो वो बहुत इनकम्प्लीट होगा। मान लीजिए आपने ये कहा कि भिलाई डिस्ट्रिक्ट ओडीएफ हो गया है, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, बट ये यूनिसेफ के लिए इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इससे बच्चों पे क्या अब असर पड़ा? क्या उनकी हेल्थ में सुधार आया? क्या उनको एक साफ और स्वच्छ एनवायरनमेंट मिला? क्या उनको स्कूल में सैनिटेशन एक्सेस मिला? तो इससे आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी आप करें, जो भी आप लिखें, बच्चों को उससे जरूर कनेक्ट करें, because at the end of the day UNICEF is a child rights organization. And now we have almost come to the end. Before this, I would like to pose a question and I want answers to it. I would request Biraja not to answer because I know she knows the answer. Where is this picture from? ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है? ये कहाँ से है? ये कौन है? ये कोई बता सकता है? हॉस्पिटल के वर्कर हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, ओके। एनीवन एल्स? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल, जिसने नहीं बोला है प्लीज बोले। कोरोना फाइटर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, ओके। वन मोर समूह सदस्य हो सकते हैं। हॉस्पिटल के नर्स कौन है? हेलो स्वास्थ्य कर्मी भी हो सकते हैं। ओके, और कौन है? और ये कहाँ खड़े हैं ये? ये स्थानीय चिकित्सालय में खड़े हैं, ओके। व्हाट एल्स? ओके, आप सबने जो जवाब दिए उसके अंत में लगाया हो सकते हैं। सो हो सकते हैं, आपको श्योरिटी नहीं है इसका मतलब। श्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इस फोटो पर कैप्शन नहीं है। प्लीज कैप्शन योर फोटोज। जो भी फोटोग्राफ्स यूज करें, एक सर ने कहा था जब किसी एक नेत्रहीन व्यक्ति की हम स्टोरी पढ़ रहे थे कि जब तक कैप्शन नहीं होगा फोटोग्राफ में आपको कैसे पता चलेगा यह कौन है। असल में बताऊं, आप बिलीव नहीं करेंगे कौन है। ये स्वच्छाग्रहीज है और ये क्वारंटीन सेंटर के अंदर है, ये किसी चिकित्सालय के अंदर नहीं है। सो ये आपको कैसे पता लगा? जब तक कैप्शन नहीं होगा, फोटोग्राफ के नीचे लिखा नहीं होगा कि ये कौन है, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, तो वो भी आपका जो काम है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कंसेंट की। जिसकी भी आप फोटोग्राफ लें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिसकी भी आप फोटोग्राफ लें उसकी सहमति जरूर लें। आप इमेजिन करिए कि अगर आप उसकी सहमति नहीं लेंगे तो उसकी जो राइट टू प्रिवेसी है उसके लिए एक वायलेशन है। क्या पता वो पर्सन नहीं चाहता हो कि मेरी फोटोग्राफ सबके साथ शेयर हो, क्या पता वो कंफर्टेबल ना हो अपने आप को पब्लिक करने में। तो आपको कंसेंट उनसे लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट कैसे लेना है? हमारे पास एक फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म, जो मैं आपको भेजूंगा इस वर्कशॉप के बाद। या तो उससे आप भरवाइए और वो पर्सन लिखेगा कि मैं यूनिसेफ को रजामंदी देता हूं कि वो मेरी फोटोग्राफ यूज कर सके और साइन करेगा। कोशिश उनसे खुद कंसेंट ना लेके उनके गार्डियन से या तो उनके माता पिता या स्कूल प्रिंसिपल से उनका कंसेंट जरूर लें। अगर मैं समझ सकता हूं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और आप फील्ड पे नहीं जा सकते कंसेंट लेने, तो एक आसान तरीका हमने निकाला है। आई थिंक बिराजा वुड नो अबाउट दिस, दैट आप कंसेंट अब व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर वो पर्सन बता दे, एक लिख कर दे कि हाँ मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम राघव अरोरा है और मैं अपनी फोटोग्राफ का यूज करने की अनुमति यूनिसेफ को देता हूँ, वो ये लिख देता है व्हाट्सएप पे, वो ही हमारे लिए कंसेंट है। उसका स्क्रीनशॉट ही आप साथ में लगा दें। दिस इज मोर देन इनफ। सो यस, okay, we have come to the last part. We have almost ended on time. Wow. File naming. Now, मुझे पता है कि ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि देना चाहिए। फाइल को आप नाम कैसे देंगे? जब भी आप कोई MS वर्ड, कोई पावर पॉइंट, कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर पे सेव करें या सेव करने के बाद आप किसी को भेजें, या यूनिसेफ या बिराजा या श्वेता विशाल किसी को भी भेजें, उसको नेम जरूर ठीक से करें।
नेम कैसा होना चाहिए? एक हमने स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, स्टैंडर्ड तरीका है नाम लिखने का। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 18/5/10 डेट है, जिसमें 18 साल है, 5 महीना है, 10 डेट है, 10 मई 2018। और वो क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट बताइए, विषय, गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है, किसके ऊपर गाइडलाइंस है? रूरल सैनिटेशन। कहाँ से है? गुजरात से है। So, एक आपके फाइल नेम में जो भी आपका फाइल का टाइटल होगा, वो उसमें डेट होनी चाहिए, विषय होना चाहिए, जगह होनी चाहिए कि वो कहाँ से है। हो सके तो भाषा भी हो सकती है कि अगर आप कुछ हिंदी में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देगी हिंदी में है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि 26/8 विच इज 8 जून 1920 को लिखी गई केस स्टडी ऑन सैनिटेशन वर्कर्स, स्वच्छता कर्मियों पे एक लिखी गई केस स्टडी उत्तर प्रदेश से। जैसा ही आपका टाइटल हो, जैसे मैंने आपको कहा, आप अपनी केस स्टडी का टाइटल लिखते हैं जिसमें जो कैची होना चाहिए, जो फाइल का नेम होना चाहिए, जिस तरह आप सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पर या दूसरे को सेव करते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस फाइल के अंदर क्या है। या अगर कि कोई फाइल ना भी खोले, अगर विराजा, विशाल, कोई भी विशाल फाइल ना भी खोल पाए, तो उनको टाइटल से समझ में आ जाए कि उस फाइल के अंदर क्या होगा। So this is also very important, and we have come to the end of the workshop. अब कम से कम 10 मिनट, 7 से 8 मिनट मैं लूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। जिन्होंने सवाल नहीं करे हैं, मेरा प्लीज उन्हें से अनुरोध है सामने आकर सवाल पूछें। अगर आप सवाल पूछेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपने वर्कशॉप में जो मैं बोल रहा हूँ उससे ठीक से सुना है। सो प्लीज जो नहीं बोले अब तक, जिनने, प्लीज वो सामने आए, या तो मैं नाम लूंगा एक एक करके, प्लीज। Anyone else? Biraja, please call out people. Yeah. सरोज, सरोज कोई आप बोले सवाल नहीं, नहीं है, सुना कोई नहीं है सवाल अभी नहीं तक। है, कोई सवाल नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन हो कि क्या आपको लगा वर्कशॉप के बारे में, कुछ ऐसा था जो मैंने कवर नहीं किया है, जो मैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में अब कवर कर दूं, प्लीज पूछें। कोई आपको दिक्कत होती हो कुछ लिखने में, वो उसके बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे, प्लीज, दिस इज एन ओपन रूम, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। Also they can say speak ki whatever the extra Hello. things about. Yeah. Yes, please. My question is, what is the difference between case study and success story? Is there any difference? सक्सेस स्टोरी ये होगी, वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ज्यादा अंतर नहीं है। केस स्टडी मान लीजिए मैंने ये देखा कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 15,000 कुएं खोद दिए गए। अब वो कुएं कैसे थे, कुएं का आर्किटेक्चर कैसा था, उनमें क्या इनोवेशन हुई थी उनकी टेक्नोलॉजी में, ये अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ये कहलाएगा केस स्टडी, राइट? केस स्टडी कम्स फ्रॉम अ लेसन लर्न्ड। आपने ये लेसन लिया और उसको डॉक्यूमेंट किया, वो केस स्टडी बन गया। सक्सेस स्टोरी हो सकता है कि किसी बेनिफिशियरी को आपने कैसे इम्पैक्ट किया। ये जो नेत्रहीन व्यक्ति की आपने पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी, ये सक्सेस स्टोरी थी। ये कैसे एक नेत्रहीन आदमी को, जो विकलांग है एक तरह से, जिसको जो लास्ट माइल पर है, जिसको सैनिटेशन एक्सेस नहीं मिल रहा था, यूनिसेफ की हेल्प से उसको मिल गया, वो एक सक्सेस स्टोरी है। जो इससे पहले आपने पढ़ा था, जल मित्रास कैसे काम कर रही हैं, वो केस स्टडी थी। आई होप ये आपके सवाल का जवाब है। और कोई सवाल कोई करना चाहे, प्लीज। जी, मेरा एक प्रश्न था। यस सर। जैसे हम किसी इंडिविजुअल के लिए स्टोरी लिख रहे हैं तो आई थिंक 1 पेज इनफ हो जाता है। 1 पेज में हम बता सकते हैं कि उसका क्या केस स्टडी है या सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं। लेकिन हम जब किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सक्सेस स्टोरी लिखते हैं तो वो उसका कितना साइज होना चाहिए, कितने पेजेस मैक्सिमम लिखना चाहिए? अच्छा, इसका एक ही जवाब रहेगा। मेरा एक रूल है कि आप अगर केस स्टडी या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी लिख रहे हैं, सक्सेस स्टोरी, उससे लिमिट रखें 500 शब्द तक, ठीक है? आप उसको 500 शब्द में बता दें। या तो आप अगर अकेले भी लिख रहे हैं
मान लो आप सिर्फ एक नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, तो 500 शब्द में काफी है उसकी कहानी को बताने के लिए। अगर आप उसी स्टोरी को किसी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, जैसे कि कोई डोनर रिपोर्ट में मैंने यूज करा ये दिखाने के लिए कि डोनर ने कैसे इम्पैक्ट करा, तभी भी आप 500 शब्द यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि स्पेस के चलते आप जब आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में यूज करें, कोशिश करें 500 शब्द से थोड़ा कम आप आ सकते हैं, आप 350-400 पे आ सकते हैं। आपके पास ये स्कोप है कि आप अपनी स्टोरी को कम शब्दों में कैसे बयान कर सकें। और पूरा स्किल ही यही है, लंबा लिखना बहुत आसान है, छोटा लिखना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई, आप ये भी समझे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई लंबा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ रहा होगा, तो उस जने की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो हर एक पेज पढ़े, हर एक केस स्टडी खोल के पढ़े। तो कोशिश करें अगर आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कोई केस स्टडी लिखें तो उसे छोटा लिखें। ओके, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल राइटिंग के बारे में और थोड़ा एलाबोरेट करिए। टेक्निकल राइटिंग, ओके, टेक्निकल राइटिंग के बारे में एग्जैक्टली सर आप क्या सवाल पूछ, आप ऐसा है कि आप कुछ लिखते हैं और आप उस पर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ? एग्जैक्टली बताइए। टेक्निकल राइटिंग आप कुछ लिख रहे हैं, एसओपी लिख रहे हैं, कोई गाइडलाइन लिख रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना समझना चाह रहा था कि क्या होगा टेक्निकल राइटिंग, क्योंकि केस स्टडी हम थोड़ा जानते हैं, सक्सेस स्टोरी भी जानते हैं, तो टेक्निकल राइटिंग क्या है, यानी किसको टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं, वो थोड़ा मुझे समझना था। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिख रहा हूँ या गाइडलाइन लिख रहा हूँ या कोई क्या कहते हैं उसको, कोई प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, कोई एक टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, लेट्स जस्ट से टेक्नोलॉजी की जैसे मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल जिसकी सोलर पैनल, जैसे कि आपने सोलर पैनल एस्टैब्लिश करे और आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे अपने स्टेट में, उससे अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इन द सेंस आप ये बताएंगे कि सोलर पैनल क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देंगे, जो मैंने पहले फॉर्मेट फॉलो किया था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये। यस, तो उसमें अगर आप रिपोर्ट, जो असेसमेंट्स होंगे वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या होता है सोलर पैनल, कहाँ लगाया आपने, मेथडोलॉजी क्या थी लगाने की, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, वो किस टेक्नोलॉजी के यूज से वो बिजली बनाता है, आपके प्रोग्राम का क्या डिजाइन है, क्या पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट था, किसी की फंडिंग आई, यूनिसेफ ने कहाँ इंटरवेंशन दिया, उस सोलर पैनल से आपने आगे बात करी, क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, कितने लोगों को बिजली मिली पूरे शहर, पूरे गांव में। एंड ये पूरा एक स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करते हैं वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी या केस स्टडी में वैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, बट एक ये है कि कुछ मैंने बातें जैसे कहीं कुछ सामग्री एक होती है जो आपको आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर फ्लो होता है, विच इज यूजुअली इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, डिजाइन, प्रोग्राम डिजाइन, इंटरवेंशन, रिकमेंडेशन क्या आप देते हैं, क्या रिजल्ट्स हैं आपके वेज फॉरवर्ड क्या है। तो दिस इज द फॉर्मेट, यूजुअली द फॉर्मेट ऑफ अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कोई रिसर्च आपने करी है, वो भी एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया। कैसे आपने रिसर्च करी, क्या ढूंढा, रिसर्च में सबका सवाल क्या था, आप किस नतीजे पर निकल कर आए। सो टेक्निकल डॉक्यूमेंट ऑलवेज फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी और केस स्टडी आपके पास छूट है कि आप उसे अपने तरीके से डिजाइन कर पाए। यस, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन। जिसने नहीं बोला है प्लीज क्वेश्चन पूछें वो। Any of the females, कोई females रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? जो मैडम हमारे लाइन पर हैं वो कुछ नहीं बोल रही। प्लीज, आपने सवाल बहुत अच्छे किए थे, तो अब कोई करना चाहेंगी, कोई रिफ्लेक्शन देना चाहेंगी? नो सर, अच्छे नो। जसमीत, आपको कैसे लगा आप बोलिए, और क्या सीखे आप बोल सकते हैं? हाँ,
अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है, इसका ये मतलब है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी। नहीं सर, हाँ, अच्छी लगी इसीलिए सवाल नहीं है। बहुत सारी चीज समझ आए कि कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम स्पेलिंग में ध्यान दे के हम कैसे सेंटेंस को और ग्रामर को कैसे लिखना है एक केस स्टडी में या कोई भी डॉक्यूमेंट में। ये बहुत अच्छे से समझ आया। थैंक यू वेरी मच सर। Okay. At the end, Viraja, would you like to reinforce any message और जो मैं miss कर गया हूँ, would you like to talk about it before we wrap? No, I believe all of them will follow whatever they have been matlab, oriented today, and it will be easier for us. So the basic purpose was to get good success stories and documents from the consultants and from the partners. So you have covered almost everything, Raghav. And anybody want to speak anything from the participants? Assis or anybody? Would you like to speak? I spoke too much. मैंने बोला मैम, और एक्चुअली दिस इज गुड। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग अगर इस तरह से अगर और सब एक सेशन रखें इसके बाद भी, कि लॉन्ग राइटिंग, शॉर्ट राइटिंग और वेरी शॉर्ट राइटिंग ये कैसे करें एक ही डॉक्यूमेंट का। अगर ये इस एग्जांपल को हम लोग थोड़ा बताएं आप, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब कि हमें करना है जब हम छोटा कोई स्टोरी लिख रहे हैं। कभी हम जब बड़ा लिख रहे हैं उसी स्टोरी को, तो उसमें कितना एलोबरेशन चाहिए। और ये मुझे लगता है अगर एग्जांपल हम लोग को बताएं तो और अच्छा रहेगा हमें समझने के में। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज करा है। ये मुझे उसमें भी एक लास्ट पॉइंट पे ले आता है। हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है जो हमने बनाया है, उसका मैं लिंक आपको अभी ईमेल कर दूंगा सबको इस वर्कशॉप के बाद। उस फीडबैक फॉर्म में आपको ये लिखने का मौका मिलेगा कि आपको क्या आगे की वर्कशॉप्स में चाहिए। ये मैंने नोट कर लिया है कि लोगों ने कहा है कि उनको टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट राइटिंग में डिफ्रेंसिएशन बताएं, एक लॉन्ग राइटिंग को शॉर्ट कैसे करें, दोनों क्या मैसेज कम्युनिकेट करती हैं, ये मैंने नोट कर लिया है। सो आपके ये फीडबैक बहुत अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। जब भी आपके पास, अभी अगर आप फोन पर हैं, इंटरनेट नहीं है, जब भी आपके पास वक्त हो, आप वो लिंक खोल लें, वो फॉर्म भर दें। सिर्फ उसमें आसान से 5 सवाल हैं, उनको जवाब दे दें और सबमिट कर दें। वो मुझे पता चल जाएगा कि आप अगली वर्कशॉप के लिए क्या चाहते हैं। So here we wrap. Raghav, Yes. one point, Raghav. Do you have the Hindi consent form, or it is in English? The consent form, the consent form is in English, जो हमारा यूनिसेफ का फॉर्मेट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर हिंदी में कंसेंट मिल जाता है, अगर एक, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर एक बच्चा, एक फैमिली अपना हिंदी में कंसेंट लेकर पेपर पर फोटो खींच के आपको दे देती है, that is also work. हाँ सर, Right? no, I was thinking कि if you have, otherwise we'll have to do the translation here. I think you No, have we in don't English. have a Hindi Okay, format. fine, no We worry. only have it in English. But the good thing is, at least during Corona, at least this time, CAP has very eased the consent forms. Yeah. Because they also know that it's difficult for consultants and field workers to go and take consent. So अगर वो WhatsApp पे भी लिख कर भेज दें, that's I think is much Yeah, easier. I know. Yeah. So Thank मैं you so format much. दोनों का भेज दूंगा. Yeah, thank you so much, Raghav. Thanks a lot. Most welcome, my pleasure. And इसके बाद कुछ ही देर में आपको एक ईमेल आएगा, सारे जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं भेजूंगा, फीडबैक फॉर्म में भेजूंगा। प्लीज कोशिश करें उसे मंडे तक भर के भेज दें, प्लीज। थैंक यू। Sweta, would you like to speak something, Sweta? We can't hear you, Shweta. Hi. Can you hear me now? Yes. Okay, so big thank you to you, Raghav, and to Swati for taking us through this, and for Biraja and you for planning this exercise. And I can see such great and involved participation from the WASH team here in Chhattisgarh.
So feeling very positive about us giving you some really good documents, Raghav, which can be featured with Chhattisgarh on top. Yeah. So we are really looking forward to this work, Viraja and me. Thank you again. Thank you all. Thanks, Sweta. थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इस स्लाइड के आखिर में मेरा ईमेल आईडी लिखा है। अगर आपके पास कुछ भी सवाल हो लिखने से रिलेटेड या नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ओके, मेरा जो ईमेल आईडी है वो आप सबके पास होगा भी, मैंने कल ईमेल भेजा था आप सबको, और इस स्लाइड के आखिर में भी लिखा हुआ है। यस यस, सॉरी जी, थैंक यू। Okay, thank you everyone. Bye bye. Have a nice afternoon. Bye. It's lunchtime. Stay Okay, take care. good.